हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं साहित्यिक पृष्ठभूमि। इससे पहले हमने धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि कर ली हुई है और वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। चलिए शुरू करते हैं। भारतेंदु के अवसान के बाद हिंदी की उन्नति में शिथिलता आ गई थी, शिथिलता आ गई थी। अनुवाद और अनुकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। साहित्यिक गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला कोई नेता नहीं था, लेकिन जो साहित्यिक गतिविधियां थी उनको नियंत्रण में यानी कि कंट्रोल में करने वाला कोई भी नेता नहीं था। एक और तिलक जो आदि राष्ट्र विचारधारा को फैला रहे थे, तो दूसरी ओर हिंदी जगत में अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ था। अब राष्ट्रीयता को वाणी देने के लिए एक सशक्त भाषा की आवश्यकता थी, यानी कि एक संपूर्ण जो सशक्त हो, जो हर बंदा समझ सके, सारे विचार जो भी हो रहा है समाज में सब कुछ सभी लोगों तक जो है प्रचार किया जा सके, सब बोल सके, भाषा समझ सके, तो वो अभी नहीं थी। अब अंग्रेज भाषा वेद नीति को बनाए रखकर अपना कार्य सिद्ध करना चाहते थे, लेकिन जो अंग्रेज थे वह इंग्लिश भाषा को नीति को बनाए रखकर कार्य सिद्ध करना चाहते थे। किंतु हिंदी प्रेमियों द्वारा हिंदी की उन्नति के प्रयास जारी थे, लेकिन जो हिंदी के जो प्रेमी थे, जो हिंदुस्तानी थे, वह उन्नति बढ़ाना चाहते थे। उसका प्रयास उनका विफल नहीं हुआ। वो वह करना ही चाहते थे प्रयास, उसके लिए जो चाहे जितना भी कष्ट होता हो या कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं उस बात को और आगे प्रचार करने लगे। अब पंडित मदन मोहन मालवीय, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाल मुकुंद गुप्त के प्रयत्न से लेफ्टिनेंट गवर्नर एंटनी मैकडॉनल्ड ने अदालत में हिंदी भाषा और नगरी लिपि है व्यवहार के लिए आज्ञा पत्र निकाला था। अब राजनीतिक आंदोलनों और वैज्ञानिक आविष्कारों तथा ईसाई मशीनरियों के प्रयत्न से हिंदी के विकास में सहायता पहुंची, यानी कि हिंदी का विकास जो है उसमें सहायता पहुंच गई। किंतु जैसा कि ऊपर हमने चर्चा की है कि हिंदी भाषा में अनुकरण की प्रवृत्ति बढ़ी थी। अब भाषा अनगढ़ थी, क्योंकि भाषा बहुत सारी थी, बहुत सारे। अब सब जानते हैं हिंदुस्तान में जितने भी इलाके हैं सबकी अलग अलग लैंग्वेज होती है। भारत हमारा बहुत बड़ा देश है, तो यहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह के जात पात, जो भी इतनी सारी डाइवर्सिटी है, तो इतना सारे चीज़ें हैं, लैंग्वेज भी सबकी अलग अलग होती है, तो बहुत अनगिनत थी। अब काव्य हिंदी साहित्य का स्तर गिरता, जो काव्य अपरिनिष्ठित और काव्यचित गुणों से बहीन हो रही थी। क्या कि जो गुण थे वो बहीन हो रहे थे। अब व्यवस्थित भाषा के अभाव के कारण हिंदी साहित्य का स्तर गिरता जा रहा था। ऐसे समय में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का संस्कार शुरू किया। अब उस समय खड़ी बोली में रचना करने वाले अलग अलग रचना सिद्धांत रखते थे। अब अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत आदि के काव्य के अनुसार कई शैलियाँ चल पड़ी थी। द्विवेदी जी ने काव्य रचना के क्षेत्र में काव्य भाषा को परिमार्जित और स्थिर रूप देने के लिए कई कार्य किए और एक समर्थ आलोचक की भांति उन्होंने विभिन्न रचनाकारों की रचना को गद्य और पद्य की एक भाषा के लिए द्विवेदी जी ने अथक परिश्रम किया। बहुत ज़्यादा उन्होंने परिश्रम किया, मेहनत की, और उनकी लगन से ही खड़ी बोली का परिमार्जित रूप उभर कर सामने आया
और पद तथा गद्य की भिन्न भाषा का झगड़ा दूर हो गया। यानी कि उनकी वजह से उन्होंने जो परिश्रम किया उससे जो है नतीजा ये मिला कि जो भी पद और गद्य का जो झगड़ा था लैंग्वेज का वो ठीक हो गया, मतलब सब मतलब सुधर गया। मुख्य रूप से उन्होंने भाषा को प्रसाद गुण से युक्त, व्याकरण संबंधी अशुद्धियों से दूर, अभिव्यंजना शक्ति से पूर्ण बनाने का प्रयत्न किया। रचनाकारों को उन्होंने शब्दाडंबर से बचने और अश्लील तथा ग्राम्य शब्द प्रयोग से बचने का सुझाव दिया। अब उन्होंने लेखकों को देशज शब्द के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया, मुहावरों का प्रयोग तथा संभाविक अलंकारों के प्रयोग के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भारतेंदु काल की भाषीय त्रुटियों, जो भाषा में जो त्रुटियां थी, जो मतलब त्रुटियां यानी कि जो गलतियां थी, उनको दूर करने का जो है मतलब उन्होंने परिश्रम किया था। और फिर उसके बाद साहित्य को एक मतलब अनुशासित रूप प्रदान किया। पत्र पत्रिकाओं द्वारा नवीन विचारधारा का प्रचार जोरों से हुआ। तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में नगरी प्रचारिणी और सरस्वती, इंदु, मर्यादा, प्रताप, अभययुद्धम, प्रभा, भारत मित्र, सैनिक, अर्जुन तथा आज ने राष्ट्रीय चेतना को फैलाने में योगदान दिया। इस प्रकार द्विवेदी युगीन साहित्य एक नई दिशा की ओर अग्रसर हुआ। अब यहाँ पे जो है एक इसके द्विवेदी युगीन साहित्यकार की बात करेंगे, जो साहित्यकार कौन कौन से रहे हैं इसी वीडियो के अंदर हम देख लेते हैं, ताकि हमें आसानी होगी जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है या जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मतलब बुक का जो सिलेबस है। अब देखो बहुत सारे बच्चे जो है बुक्स नहीं लेते हैं या कुछ भी है कारण होते हैं और समय पे पहुंचती नहीं है, तो वह इन वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं। और जिनके पास बुक्स नहीं आती है उनको टेंशन की आवश्यकता नहीं होती, बिकॉज़ हमारा जो यहाँ पे ई ज्ञान कोश में वहाँ पे सिलेबस होता है, वहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हैं। ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 इस तरह से जो दिया गया होता है वहाँ पे सर्च कर लीजिए गूगल से, तो वो भी आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ऐसा मतलब वो नहीं है कि जिनके पास सिलेबस नहीं है तो वो कहीं से नहीं पढ़ सकते, वह भी पढ़ सकते हैं। अब चलिए द्विवेदी युगीन साहित्यकार देखते हैं कौन कौन से हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की है। हिंदी की उन्नति के लिए किए गए उनके कार्यों से साहित्य का विकास विस्तार हुआ है और विभिन्न गद्य विद्याओं में रचना होने लगी। काव्य रचना के लिए विषय वस्तु का विस्तार हुआ, यानी कि जो विषय होते थे उनका विस्तार बढ़ने लगा, मतलब सीमित नहीं रहा, आगे तक बढ़ने लगा। अब भारतेंदु जो हैं 35 वर्ष की अल्प आयु में ही हिंदी भाषा साहित्य के लिए इतना कुछ कर गए थे, तो जिससे उन्हें युग निर्माता की संख्या दी गई। किंतु उनके निधन के बाद हिंदी साहित्य में कोई ऐसा नेतृत्वकर्ता नहीं रहा जो भाषा साहित्य को दिशा निर्देश दे। महावीर प्रसाद द्विवेदी के आगमन से ये कमी दूर हुई। सन 1903 ईस्वी में तो सरस्वती का संपादक बनने के बाद इस पत्रिका के माध्यम से द्विवेदी जी ने हिंदी भाषा साहित्य को इस अराजकता के घेरे से बाहर निकाला। अब सरस्वती में लेख और टिप्पणियां लिखकर उन्होंने लगातार हिंदी भाषा साहित्य की उन्नति के लिए कार्य किया। अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई भाषा संबंधी भेद नीति को वह अच्छी प्रकार समझते थे। उर्दू हिंदी के झगड़े को जड़ से दूर करने के उद्देश्य से वह बराबर लिखते रहे। देश व्यापक भाषा लेख जो सितंबर-अक्टूबर 1903 ईस्वी की सरस्वती पत्रिका में छपा था, उसका कुछ अंश यहाँ दिया जा रहा है, जिससे आपको अनुमान लग जाएगा कि तत्कालीन समय में उन्होंने हिंदी भाषा साहित्य के लिए कितना महत्वपूर्ण कार्य किया। अब यहाँ पे ये दिया गया है। संयुक्त प्रांत मध्य प्रदेश, मध्य भारत, राजपूताना और बिहार की भाषा हिंदी है। पंजाब में जो भाषा बोली जाती है वह भी हिंदी है, क्योंकि उर्दू कोई भिन्न भाषा नहीं, वह हिंदी की ही एक शाखा है। हिंदी का और उर्दू का व्याकरण एक ही है।
फ़ारसी और अरबी के शब्दों की प्रचुरता होने से उर्दू उन लोगों की समझ में अच्छी तरह नहीं आ सकती जिनको इन दो भाषाओं के शब्दों का थोड़ा ज्ञान नहीं है। उर्दू की यदि ये कठिनता निकाल दी जावे तो उसमें और बोलचाल की साधारण हिंदी में कुछ भी अंतर ना रहे, इसलिए उर्दू को हिंदी ही समझना चाहिए। तो ये जो है वहाँ पे छपा हुआ था, तो जिससे कि लोगों को जो है समझाया गया और इस तरह से मतलब भेदभाव को दूर करने का कोशिश की थी, सबको एक समान जो है समझने की, तभी लोग जो है इसको अपना सके। वरना दूसरा बोलता कि हमारी भाषा बड़ी है, दूसरा बोलता हमारी भाषा बड़ी है, तो इस तरह से जो है भेदभाव को दूर करने का प्रयत्न उन्होंने किया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये देखते हैं हम गद्य साहित्यकार की बात करते हैं। अब साहित्यकार हैं जो गद्य साहित्य के जो कार हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो देख लो, यहाँ पे द्विवेदी युग में कई महत्वपूर्ण गद्य रचनाकार हुए और उन्होंने महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं की। अब गद्य रचनाएं आपको पता है नाटक, उपन्यास, इस तरह से जो है ये गद्य में आते हैं। ठीक है, तो ये हैं, आप ये जान चुके हैं कि हिंदी में नाटकों की शुरुआत भारतेंदु ने की थी। ये तो आप सभी को पता है कि भारतेंदु जी ने ही शुरुआत की थी। ठीक है, तो एक मिनट, ये इसका पेज मुड़ गया था। अब देखो, भारतेंदु जी ने जो है इनकी शुरुआत की है। फिर उसके बाद जो है महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं की गई। तो ये देखो, विशेष रूप से उपन्यास, कहानी, आलोचना आदि गद्य का विकास इसी युग में हुआ। इन विद्याओं का अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व बना, यानी कि एक आज़ाद व्यक्तित्व बना और बाद में इन विद्याओं की इन्हीं स्वतंत्र व्यक्तित्व की नींव पर महान साहित्यकारों का निर्माण हुआ। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद हैं, उपन्यास तथा कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद हैं, निबंध के क्षेत्र में बाल मुकुंद गुप्त, पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल तथा आलोचना के क्षेत्र में रामचंद्र शुक्ल जैसे महान साहित्यकार इसी युग में हुए। ये जो साहित्यकार हैं, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ये लाइन जो ये इतना सा पैरा है, ये दिमाग में रखिएगा, थोड़ा 2-3 बार पढ़ लीजिएगा तो कि दिमाग में रहे आपको। ठीक है, तो इससे आपको पता भी चलेगा कि गद्य विद्या कौन सी है और पद्य विद्या कौन सी होती है। इन विद्याओं के अलावा आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, यात्रा, वृत्तांत, रेखा चित्र आदि नई विधियों का भी सूत्रपात भी इसी युग में हुआ। तो किस युग में? द्विवेदी युग में हुआ। ठीक, अब देखो, आप ये जान चुके हैं कि हिंदी में नाटकों की शुरुआत भारतेंदु ने की है। उनके प्रयास से इस विद्या का विकास हुआ। उस युग के सभी लेखकों को भारतेंदु से प्रेरणा मिली थी और सभी ने अपने अपने तरीके से नाटक के विकास में योगदान दिया है। उस समय नाटक लिखे भी जाते थे और उनका मंचन भी होता था। यही कारण है कि उस समय इस विद्या का विकास हुआ, किंतु द्विवेदी युग तथा आते आते इस विद्या का विकास रुक सा गया था। तो यद्यपि इस युग में भी नाटकों की रचना हुई, लेकिन उस गति से नहीं जिस गति से भारतेंदु युग में हुई थी। यानी कि हुई तो ज़रूर, लेकिन उस गति से बिल्कुल भी नहीं हुई थी। द्विवेदी युग में बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं में रचित नाटकों का अनुवाद हुआ। संस्कृत के नाटकों में भवभूति, कालिदास आदि के नाटकों के अनुवाद हुए जो बहुत लोकप्रिय हुए। बंगला के जिन लेखकों के नाटक अनुदित हुए उनमें द्विजलाल राय, रविंद्रनाथ ठाकुर, ठीक ठाकुर हैं ये, और शिरोद प्रसाद, गिरीश बाबू आदि प्रमुख हैं। अंग्रेजी के महान नाटककार शेक्सपियर के नाटकों यानी कि मैकबेथ, रोमियो जूलियट, हैमलेट के अनुवाद हुए हैं। इस युग में मौलिक नाटकों में भी रचना हुई है और पंडित किशोरीलाल गोस्वामी ने चौपट, चपेट तथा मयंक मंजरी नाटकों की रचना की। पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र ने सीता, बनवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने रुक्मिणी, बाबू शिवनंदन सहाय ने सुदामा नाटक की रचना की। तो ये मौलिक नाटक अत्यंत साधारण स्तर के थे।
इस युग में पारसी थिएटरों का खूब विकास हुआ। हालांकि उसमें मनोरंजन प्रधान नाटकों का बोलबाला था। पारसी थिएटर के अनुरूप नाटक लिखने वाले में हरिकृष्ण जौहर, तुलसी दत्त शोधा, राधे श्याम, कथावाचक नारायण प्रसाद वेताब आदि प्रमुख नाम हैं। तो ये कुछ इसके अंदर आते हैं नाम, ये याद रखने हैं। थोड़े थोड़े नाम याद रखिए जो कि आपको आंसर में लिख सकते हैं। पूरा तो इतना नहीं लिख सकते, इतने 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है इसका, तो आपको 3 घंटे में सब कंप्लीट करना होता है। इतना सारा थोड़ी लिख सकते हैं, पर समझ थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप यहाँ से देख लीजिए। अब देखते हैं, हम नाटक देख लिया, अब उपन्यास की बात करते हैं। गद्य विद्याओं में जिस विद्या को सबसे अधिक लोकप्रिय मिली है वह है उपन्यास। अब गद्य विद्या जो है सबसे ज़्यादा लोकप्रियता उपन्यास में मिली। उपन्यास की वजह से बहुत ज़्यादा इनको प्रेम मिला। इसे आधुनिक युग के महाकाव्य की संज्ञा भी दी गई है। जीवन के विभिन्न पक्षों को इस विद्या के माध्यम से उजागर किया गया था। इस विद्या में मानव जीवन के बाहरी पक्ष के अलावा भीतरी पक्ष अर्थात मनोभावों को भी विशद रूप से वर्णित किया गया था। तो मतलब जा सकता था, तो जैसे कि जो बाहरी तो हो गया, लेकिन अलावा जो मतलब भीतरी यानी अंदर के राज जो है, उन जो भाव हैं, इंसान के जो भाव हैं, उनको भी बाहर लाने की कोशिश की थी। इन्हीं गुणों के कारण ये विद्या जन साधारण में बहुत लोकप्रिय हुई। हिंदी में उपन्यास विद्या की शुरुआत भारतेंदु युग में ही हो चुकी थी। भारतेंदु युग में ऐतिहासिक, उपदेश प्रधान तथा मनोरंजन प्रधान उपन्यास लिखे गए। बलवंत, भूमिहार आदि यथार्थपारक उपन्यास भी उस युग में लिखे गए, लेकिन उपन्यास विद्या के इस स्वरूप यथार्थपारक का पूर्ण विकास भारतेंदु युग में नहीं हो पाया था। लिखा तो शुरुआत तो हो चुकी थी, लेकिन पूरा जो है विकास नहीं हुआ था। ठीक, तो जो पूरा मतलब ये नहीं हुआ था। फिर द्विवेदी युग में बहुत से ऐसे भी उपन्यासकारों ने औपन्यासिक रचना की जो भारतेंदु युग से लिख रहे थे। मतलब ऐसी रचनाएं द्विवेदी युग में भी हुई जो भारतेंदु युग में लिखी गई थी, लेकिन उनको दोबारा जो है बढ़ा चढ़ा के लिखा गया उसी बारे में। ऐसे उपन्यासकारों में किशोरी लाल गोस्वामी हैं, का नाम प्रमुख आता है। इन्होंने 65 के करीब छोटे बड़े उपन्यासों की रचना की। गोस्वामी जी उपन्यास नाम का मासिक पत्र भी निकाला करते थे। इनके कुछ उपन्यासों के नाम इस प्रकार हैं: तारा, तरुणा, तपस्विनी, चपला, लीलावती, रजिया बेगम और गलता आदि। द्विवेदी युग में ही ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधखिला फूल उपन्यासों की रचना हुई है। कर्मश इसके रचयिता थे पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद तथा लज्जाराम मेहता। इस युग के अन्य उपन्यासकार भाभू ब्रजनंदन, साहे, राधाकांत आदि हैं। उपन्यास के क्षेत्र में इसी युग में प्रेमचंद जैसे व्यक्तित्व का जो है पदार्पण होता है, मतलब आगमन होता है। प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यासों की रचना कर भाषा साहित्य के भंडार में अमूल्य सामग्री भेंट की है। यानी कि प्रेमचंद जी का नाम भी बहुत बड़ा है। उपन्यास उन्होंने बहुत लिखे हैं और बहुत ज़्यादा जो है लोगों को प्रोत्साहित किया है, बहुत मतलब ज्ञान दिया है लोगों को, बहुत लोगों तक बातें पहुंचाई हैं जो सही भी हैं। पहले ये उर्दू में लिखते थे, किंतु उर्दू में लिखे उपन्यासों का हिंदी संस्करण द्विवेदी युग में ही प्रकाशित होने लगा था। पहले उर्दू में स्टार्ट की थी इन्होंने, लेकिन फिर बाद में उन्होंने उसी को हिंदी में लिखा। ठीक है, द्विवेदी युग में। प्रेमा और वरदान सन 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस युग में अन्य भाषाओं के रचित उपन्यासों के अनुवाद भी हुए। तो विशेष रूप से बंगला के उपन्यासकारों के उपन्यास बहुत लोकप्रिय हुए। बंगला के जिन उपन्यासकारों के उपन्यास का अनुवाद हुआ उनमें बंकिम चंद्र और रमेश चंद्र दत्त, शरचंद्र, हराशचंद्र रक्षित तथा रविंद्रनाथ ठाकुर प्रमुख हैं। अब देखो कहानी की बात करते हैं। कहानी भी एक यही विद्या है, गद्य विद्या।
अब देखो कहानी की बात करते हैं। भारतेंदु युग में रेवरेंड जे न्यूटन, राजा शिव प्रसाद सिंह आदि ने कहानी विद्या में छिटपुट प्रयास किए थे, लेकिन जिसे आधुनिक अर्थ में कहानी कहा जाता है उसका लेखन द्विवेदी युग में आकार ही हुआ। द्विवेदी युग में जो है इसका आकार हुआ। आधुनिकता के तत्वों से युक्त कहानियों की रचना 1900 ईस्वी के बाद ही हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1900 ईस्वी में छपी किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी बताया था, यानी कि ठीक है, पहली कहानी इंदुमती बताया था उन्होंने, ठीक। फिर उसके बाद हिंदी की प्रथम कहानी बाद में ये कहानी शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट की छाया साबित हुई। तो फिर उसके बाद इसके बाद 1901 ईस्वी में छपी माधवराव सरपे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी प्रकाशित हुई। ये हिंदी की प्रथम कहानी है। इस दशक में जो अन्य कहानियाँ प्रकाशित हुई हैं वह इस प्रकार हैं। सबसे पहले इंदुमती को कहा गया था, लेकिन फिर बाद में पता चला शेक्सपियर के वहाँ से ली गई थी थोड़ी बहुत, तो उसका निकला। फिर उसके बाद जो है उनकी जो माधवराव हैं उनकी कहानी एक आई जो टोकरी भर मिट्टी प्रकाशित हुई, तो उसको जो है प्रथम बताया गया, लेकिन इंदुमती को पहले बताया गया था, फिर ये इस तरह से बदल दिया गया। वर्ष 1902 मास्टर भगवान दास प्लेग की चुड़ैल, ठीक, प्लेग की चुड़ैल। फिर 1902 ईस्वी में किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी आ गई गुलबहार। 1903 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल 11 वर्ष का समय। 1903 पंडित गिरजादत्त बाजपेयी, पंडित और पंडिताइनी, ठीक। 1907 ईस्वी में बंग महला दुलाई वाली, ठीक। 1909 ईस्वी में वृंदवलाल वर्मा राखी बंद भाई। तो ये कुछ कहानियाँ आई। फिर उसके बाद द्विवेदी युग का उत्तरार्ध हिंदी कहानी की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस अवधि में हिंदी के अनेक महत्वपूर्ण कहानीकारों का उदय हुआ था। तो 1911 ईस्वी में चंद्रधर शर्मा गुरेली की सुखमयी जीवन तथा जयशंकर प्रसाद के ग्राम में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद की पहली कहानी शोध 1915 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है, शोध। आगे चलकर प्रेमचंद ने हिंदी कहानी को नई दिशा दी। उन्होंने अपनी कहानियों में उत्तर भारतीय समाज की तमाम समस्याओं, संस्कृताओं और रूढ़ियों को अपना विषय बना लिया। जितनी भी बुराइयां थी सारी उन्होंने कहानियों में उतार दी, लोगों तक पहुंचाया। तत्कालीन दौर में चल रहे स्वराज आंदोलन जो चल रहा था, विविध पहलुओं को भी अपनी कहानी में माध्य से व्यक्त किया। 1915 ईस्वी में चंद्रधर शर्मा गुरेली की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था प्रकाशन हुआ। इस युग के अन्य प्रमुख कहानीकार हैं विश्वनाथ शर्मा, कौशिक सुदर्शन, राधिकारमन प्रसाद सिंह, जेपी श्रीवास्तव और चतुरसेन शास्त्री आदि, ठीक। अब है निबंध की बात करते हैं। वीडियो तो बहुत लंबी हो रही है, अगर लगेगा तो फिर मैं कट कर दूंगी, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। निबंध विद्या का विकास भी भारतेंदु युग में हो चुका था, ठीक। निबंध जो विद्या है वो भी भारतेंदु युग में हुई थी, लेकिन द्विवेदी युग में उसको जो है सही राह मिली। इस युग के निबंधकारों ने निबंधों के माध्यम से यहाँ सामाजिक चेतना फैलाई, वहीं राष्ट्र भावना को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। व्यंग्य और विनोद से पूर्ण रचनाएं भी हुई। द्विवेदी युग में निबंध विद्या का और विकास हुआ। इस विद्या को आगे बढ़ाने में स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण योगदान था। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उन्होंने इस विद्या में लेखन के लिए लेखकों को प्रोत्साहित किया था, यानी कि उनको एक प्रेरणा दी थी। द्विवेदी जी ने ऐतिहासिक ज्ञान विषयक पुरातत्व तथा समीक्षा संबंधी अनेकों उपयोगी निबंधों की रचना की। निबंध के क्षेत्र में उनका एक महत्वपूर्ण कार्य था। अब अंग्रेजी के निबंधकार वेकन के निबंधों का अनुवाद, इस अनुभव उन्होंने
इस अनुवाद को उन्होंने वेकन विचार रत्नावली के नाम से प्रकाशित किया था। ठीक, इसके द्वारा तत्कालीन अन्य लेखकों को निबंध लिखने की प्रेरणा मिली। इस युग में कई पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से इस विद्या का विकास हुआ था। नगरी प्रचारिणी पत्रिका 1996, समालोचक 1902, इंदु 1909, मर्यादा 1910 तथा प्रभा 1913 में विभिन्न विषयों से संबंधित निबंध छपा करते थे। अब बाल मुकुंद गुप्त जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, सरदार पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा, गुलेरी, माधव प्रसाद मिश्र आदि ने महत्वपूर्ण निबंधों की रचना की है। द्विवेदी जी ने निबंध विचार पर प्रधान होते थे। सरदार पूर्ण सिंह ने कुल 6 निबंधों की रचना की है। इन्होंने सामाजिक और नैतिक विषयों से संबंधित निबंधों की रचना की। इनके कुछ महत्वपूर्ण निबंधों के नाम इस प्रकार हैं: आचरण की स्वीयता, सच्ची मजदूरी और प्रेम आदि। ठीक, बाल मुकुंद गुप्त जो हैं, गुप्त ने जो सामायिक राजनीति को निबंध के विषय के रूप में चुना। व्यंग्यात्मक भाषा और तीव्र राष्ट्र भावना इनके निबंधों की विशेषता है। शिव शंभू के चिट्ठे इनका महत्वपूर्ण निबंध है। अब फिर उसके बाद चंद्र शर्मा गुलेरी जो हैं द्विवेदी युग के अन्य महत्वपूर्ण निबंधकार हैं। इन्होंने गवेषणापूर्ण गंभीरता विषय को लेकर सरल सहज शैली में निबंधों की रचना की है। मार्मिकता और व्यंग्य इनके निबंधों की विशेषता है। कछुआ, धर्म, मेरेसी, मोही, कुठाव आदि इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। अब रामचंद्र शुक्ल ने भी इसी युग में निबंधों की रचना की। उनके प्रारंभिक निबंधों में भी विशेषताएं मिल जाएंगी इससे, जिसे उन्होंने बाद के निबंधों में विकसित रूप से प्रस्तुत किया। उन्होंने विविध विषयों पर निबंध रचना की। गंभीरता और विवेचन तथा तीखा व्यंग्य उनके निबंधों की विशेषता है। आचार्य शुक्ल ने मुख्य रूप से साहित्यिक विषय पर तथा मनोवैज्ञानिक निबंध लिखा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। बहुत ही अच्छे से हमने एक तो साहित्यकारों को देखा है और गद्य विद्या में क्या क्या विद्याएं लिखी, कौन कौन साहित्यकार रहे हैं द्विवेदी युग के, तो इसको बहुत ही अच्छे से हमने देख लिया है। और सामाजिक पृष्ठभूमि भी इसी वीडियो के अंदर हमने देखा है और आई होप आपको समझ में आएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो पद्य साहित्यकार हैं। ठीक है, पद्य में कौन कौन से हैं ऐसे हम ऊपर से देख लेते हैं। पद्य जो साहित्यकार हैं, श्रीधर पाठक हैं, थोड़ा याद रखना चाहिए आपको। मैथिली शरण गुप्त हैं पद्य में, और महावीर प्रसाद हैं द्विवेदी जो हैं, वो भी पद्य उन्होंने भी लिखा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद भी जो हैं पद्य के रचनाकार हैं। और राम नरेश त्रिपाठी हैं। 6 नंबर पे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी हैं। अब 7 जो है सिया राम शरण गुप्त हैं। और फिर उसके बाद जो है गाया प्रसाद शुक्ल स्नेही हैं। नथुराम शंकर शर्मा है। और आगे हमारे 10 में जो हैं मुकुंदर पांडे। तो मुकुंदर पांडे, देखो इतने सारे पद के जो हमारे रचनाकार हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। इतने सारे जो हैं नाम हमने इस वीडियो में देख लिया है। मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत होती है, इसमें आपको थोड़ा बहुत इनका परिचय देखना होता है। तो आप यहाँ पे रुका के भी देख सकते हैं, मैंने अच्छे से इसको देखा है। तो इस वीडियो में हमने ये भी कंप्लीट कर लिया है। हमने सिर्फ नाम ही देखे कि क्या क्या हैं इसके। तो अगर आपको चाहिए होगी फुल अच्छे से समझना तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो मैं इतना ही रखती हूँ। ठीक, फिर द्विवेदी युगीन साहित्य प्रवृत्तियाँ आ जाती हैं, तो मुझे लगता है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।